जैसे ये बुल बियर मार्केट हो गया, यहाँ पे साइकिल्स चलेंगे और वो होता ही है 50 to 70% करेक्शंस आपको 90% ऑफ द स्टॉक्स में दिखेंगे बियर मार्केट में, क्योंकि पैसा जो मैक्सिमम होगा वो बुल मार्केट में ही बनता है। ये एक रास्ता है जहाँ से मैं इंडेक्स को अच्छे से बीट कर पाऊंगा। लाइफ में और ट्रेडिंग में बहुत अंतर है। समझ तो आप जाएंगे पहले दिन ही, बट उसका रियलाइजेशन होने में 2 साल लग जाता है। 35 से 40% किगर अगर निकाल रहा हूँ, एक प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें 4 दिन में मेरा 25% चला गया। समय बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें। 1-2 बार लगा भी कि यार छोड़ो ये सब क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर देवांग महेश्वरी। हाय देवांग। हाय। थैंक यू आने के लिए आपको यहाँ पे। थैंक यू आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि देवांग की और मेरी जान पहचान कैसे हुई। हमारे ही पॉडकास्ट में विजय खंत करके एक भाई है, वो आए थे जिसका पॉडकास्ट लेने हम अहमदाबाद गए थे। आप लोगों ने उनका पॉडकास्ट बहुत अच्छी तरीके से देखा और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा सराहा। और रिसेंटली देवांग विजय के साथ मिले थे और देवांग ने विजय के साथ आपने बात की थी ना कि विजय भाई को बताइए कि मेरा ट्रेडिंग अच्छा है। और ये तो मैंने देवांग से बाद में बात की और मैंने ये देखा कि देवांग एक अच्छा ट्रेड करता है। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रिसेंटली उनका ये भी देख लिया हमने, वेरीफाइड पीएनएल। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये जो बोल रहे हैं वो करते भी है। तो देवांग से मेरी बात हुई थी, उसके वो टाइम पे आपने मुझे बोला था कि आप ज़्यादातर स्विंग ट्रेड करते हो और आपकी एक ट्रेंड फॉलोइंग मेथड आप फॉलो करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना देवांग को बुलाया जाए और देवांग से उसकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझी जाए और आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो देवांग, थैंक यू वेरी मच अगेन, आप यहाँ पे आए उसके लिए। तो देवांग, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि आपने मार्केट में आपका ट्रेडिंग करियर कैसे स्टार्ट किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो चार्टेड अकाउंटेंसी है वो 2015 में कंप्लीट हुई। एंड उसके बाद लाइक कोई भी पास होता है, अपने को एक डिग्री मिल जाती है, क्वालिफिकेशंस हो गए, बट ये नहीं पता होता कि यार करना क्या है लाइफ में। तो आई स्टार्टेड माई करियर इनटू ऑडिटिंग वगैरह एंड मैंने करीबन 1.5 साल उस फील्ड में जॉब करी है। एंड एक्चुअली मेरी मदर काफ़ी टाइम से मार्केट्स में है। तो जब मैं 10th 11th क्लास में भी था तो वो टीवी चैनल चलती रहती ना, CNBC, और वो जिसपे रेट अप डाउन होते। सो वो कहीं ना कहीं उस समय से ही वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चला गया था कि यार स्टॉक मार्केट कुछ है, इसमें अपन कुछ कर सकते हैं। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग ऑन टू इट कि यार क्या होता है, कैसे होता है, कुछ ट्रेडिंग करनी चालू करी एंड थोड़ा उसमें मज़ा आने लगा। ऐसा लगा कि यार ये कुछ है जो अपन 30-40 साल कर सकते हैं एक करियर ऑप्शन की तरह। फिर मैंने रिलेवेंट जॉब्स ढूंढी। ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ से ही बिल्कुल फुल टाइम चालू कर दिया। मैंने रिलेवेंट जॉब्स ढूंढी, करीबन 2 साल 2.5 साल मैंने उन जॉब्स में वर्क करा, उस प्रोफाइल में वर्क करा, समझा एंड उसके बाद एक डिसीज़न लिया कि यार ठीक है अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये अपन 40 साल कर सकते हैं। एंड देन 2018 एंड में मैंने फुल टाइम इसमें स्टार्ट करा एंड तब से काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। सो फर्स्ट हाफ 2015 से 18 आई वॉज मोर इनटू फंडामेंटल पर्सन एंड उसके बाद से मैं ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में अब वर्क करता हूँ। तो आपने जो जॉब किया आपने बोला है, तो वो आपका जॉब क्या था, कहाँ पे था? सो जॉब मेरा पहले ICICI सिक्योरिटीज़ एंड पूर्णार्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में था। पुणे बेस्ड कंपनी है एंड वहाँ पे आई वॉज इनटू हार्डकोर फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं CA बैकग्राउंड हूँ एंड CFA L2B क्लियर्ड है। तो हमेशा से स्टार्टिंग में इंक्लाइनेशन वॉज टूवर्ड्स फंडामेंटल एनालिसिस ओनली। ओके, तब ऐसा लगता था कि यार हम इतना रिसर्च कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि मैं चार्ट देख के कुछ चार्ट पे कुछ एनालिसिस करके पैसे कमाऊंगा, तो थोड़ी हंसी आती थी उस टाइम पे। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक सही बुक्स मिली तो समझ में आया कि यार इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, थोड़ा एक ओपन माइंड भी था कि यार जब इतने लोग बोल रहे, इतनी बुक्स लिखी हुई है, तो अपन एक चांस देते, समझ के देखते, फिर अपन डिसाइड करेंगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उस जर्नी में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग गई चीज़ें धीरे धीरे। एंड वो एक फंडामेंटल से फुल हार्डकोर फंडामेंटल एनालिसिस से मैं अब 70-80% टेक्निकल एनालिसिस साइड पे पहुंच गया हूँ। तो ये शिफ्ट हुआ, उसका रीज़न तो आपने एक बताया कि बहुत सारे लोग फॉलो कर ही रहे थे, तो आपको भी लगा कि क्या है देखते। बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बेटर नहीं है या टेक्निकल बेटर है, या क्या आपका व्यू क्या है दोनों में?
देखिए मार्केट जो रहता है वो हमेशा फेजेस में चलेगा, जहाँ पे एक बुल फेज होगा, बियर फेज होगा। एक्चुअली स्टॉक मार्केट एक आइसक्रीम बिजनेस जैसा है, ठीक है। जैसे आइसक्रीम पार्लर है और सीजन्स आते हैं, विंटर सीजन है, समर सीजन है, तो ऑफकोर्स जो विंटर सीजन है उसमें सेल्स कम रहती है, समर सीजन में सेल्स ज़्यादा रहती है। वैसे ही ये बुल बियर मार्केट हो गया, यहाँ पे साइकिल्स चलेंगे। तो बुल मार्केट में सारे स्टॉक्स चलते हैं, 90% स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे, और बियर मार्केट में 90% स्टॉक्स नीचे ही जाएंगे। सो अगर मैंने कुछ अर्न करा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, इट डजेंट मेक सेंस कि वो वापस से जाए नीचे, और वो होता ही है। 50 to 70% करेक्शंस आपको 90% ऑफ द स्टॉक्स में दिखेंगे बियर मार्केट में। तो यार ऐसा लगा कि जब अपन चीज़ें टाइम कर सकते हैं, जो कि लोग बोल रहे हैं, जो कि बुक्स में लिखा है कि इट कैन बी टाइम्ड, ओके। एंड मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। इंडेक्स को टाइम करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू स्टॉक्स, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि इट कैन मैक्सिमाइज योर ओवरऑल कंपाउंडिंग। अगर हम उस ड्रॉडाउन, बड़े ड्रॉडाउन को बचा सके और फिर से हमारी जर्नी बुल मार्केट में स्टार्ट करें, क्योंकि पैसा जो मैक्सिमम होगा वो बुल मार्केट में ही बनता है, ओके। मैक्सिमम मनी विल ऑलवेज बी मेड इन बुल मार्केट। अब ये आपकी स्किल रहती है कि आप इंडेक्स को कितना बीट कर पा रहे हो। देखो इंडेक्स के आसपास तो सब बना लेंगे, अब कुछ करो मत करो उसमें स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप स्मॉल कैप इंडेक्स लोगे, अपने आप इंडेक्स जितना पैसा बन जाएगा। स्किल रिक्वायर्ड है इंडेक्स को बीट करने में, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और वो मुझे लगा कि उसके लिए ये एक रास्ता है जहाँ से मैं इंडेक्स को अच्छे से बीट कर पाऊंगा, क्योंकि बुल मार्केट में पैसा कमा और बियर में वापस देके तभी म्यूचुअल फंड्स का नेट रिटर्न आप देखेंगे 15 to 20% आता है, राइट। बुल मार्केट में वो 60% 50% दिखेगा, बट बियर मार्केट में वो सब एवरेज आउट हो जाता है ओवर द पीरियड, एंड समवेयर 15 to 20% आप उसमें एवरेज आउट करके रिटर्न निकालेंगे। बट जब आप इसको टाइम कर पाएंगे अच्छे से, तो ये रिटर्न उससे अच्छा और ज़्यादा हो सकता है। तो वो एक ओवरऑल एस्पिरेशन थी, और वो बोलते हैं ना यार आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट कैसे करें। अच्छा, तो आपका ये टेक्निकल एनालिसिस समझने में और ये सारी चीज़ों को करने में आपको कितना टाइम लग गया? एटलीस्ट 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स मुझे लगे चीज़ें समझने में। क्योंकि क्या होता है कि हम बुक में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बट ट्रस्ट मी वो पहली बार में नहीं समझ सकते हो आप। स्टॉप लॉस हिट होना, स्टॉप लॉस पे आप स्टॉक को काटना, वो नुकसान बुक करना, ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि यार हो जाएगा, बट ये करने जाओगे ना फर्स्ट 20 टाइम्स इट्स वेरी हार्ड, ओके। मतलब अब हो सकता है आपको पसीना भी आ जाए अगर आप बहुत कंजर्वेटिव पर्सन है तो, कि मैं कैसे नुकसान कट करूं। लाइफ में और ट्रेडिंग ये पूरी अपोजिट रहती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लाइफ में जो सीखते हैं ये पूरा अपोजिट चलता है। लाइफ में हमें कभी सिखाया नहीं आता लॉस को बुक करो, उसमें ये रहता है होल्ड करो करो सब हो जाएगा अच्छा, होप करो एक दिन सब अच्छा होगा। इसमें वैसा नहीं होता है, साइकोलॉजी पूरी अपोजिट रहती है। उसमें ऊपर जाता है तो हम और इसमें परचेज करते हैं, हम बुल मार्केट में और एक्सपोजर अपना बढ़ाते हैं। सो लाइफ में और ट्रेडिंग में बहुत अंतर है, जिसको समझ तो आप जाएंगे पहले दिन ही, बट उसका रियलाइजेशन होने में 2 साल लग जाता है। ये बात आपने बहुत ही सच बताई है। एक और बात है जो अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल है और यहाँ पे बहुत डेंजरस है। जैसे हम लोग जनरली मार्केट में जाते तो बार्गेन करते हैं, सस्ती चीज़ें ज़्यादा, हम लोग ऐसे सोचते कि सस्ता मिल रहा है तो ज़्यादा ले लेते हैं, राइट। बट अगर आप मार्केट में शेयर सस्ते खरीदोगे तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको प्रॉफिट हो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉस ही होगा। तो सही है, आपको सुनने के बाद ये लग रहा है कि आप में क्लियरिटी है थोड़ी बहुत। अभी कितने साल आपका टोटल एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में? मार्केट में टोटल 9 ईयर्स हो गए, जिसमें कि अराउंड 5.5 ईयर्स फुल टाइम हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका फुल टाइम ट्रेडिंग में? मतलब स्टार्ट टू एंड आपका क्या फेजेस रहे हैं, कैसा आपका चला है ये? स्टार्टिंग तो देखो सबकी बहुत अच्छी होती है, एकदम हाई नोट पे होती है, 2-4 प्रॉफिट होंगे, आप बिल्कुल पंप अप हो जाएंगे, एंड आपको ऐसा लगेगा यार बस अब सामने वाली वो बिल्डिंग है 1-2 साल में खरीद लेंगे। बट फिर धीरे धीरे मार्केट में जैसे आप बढ़ेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होंगे, वही सेम चीज़ धीरे धीरे मार्केट की डायरेक्शन के साथ बदल जाती है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन वाली जर्नी है। देखिए कुछ भी चीज़ हम नहीं सीखेंगे तो वो हमेशा स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन वाली होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ आप जाके कैफ़े खोल लो, तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि पहले आपने कभी नहीं करा है। पर अभी आप अज्यूम करो कि आपके 2 कैफ़ेज ऑलरेडी है और मैं बोलूँ कि तीसरा खोल लो, तो आप खोल पाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो स्ट्रगल तो शुरुआत में रहेगा। तो वैसा ही सेम स्ट्रगल था, बहुत हार्डशिप्स थे। 1-2 बार लगा भी कि यार छोड़ो ये सब क्या है, पता नहीं एक्चुअली आएगा नहीं आएगा, इतना समय अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं,
अपन आपस से जॉब कर लेते, सब चल ही रहा था सही साथ। बट फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशनल चीज़ें जो है वो आसपास आने लगी, बुक्स वगैरह के थ्रू, अपन दूसरे ट्रेडर्स देखते हैं उनके थ्रू, यूट्यूब पे काफ़ी सारे अच्छे यूएस ट्रेडर्स हैं, यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप विन करे हुए, उन सबको जब देखते तो मोटिवेशन था। और वो ये सब चीज़ें उन्होंने पहले ही बताई थी कि फ्रस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रगल होगा, गिव अप करने की फीलिंग आएगी, ये सब चीज़ें उसमें लिखी थी। तो मुझे वो सब बुक में जो पढ़ा था वो उस टाइम पे रियलाइज़ होने लगा कि यार ये उन बंदे ने, मैंने जो 1 साल पहले पढ़ा था उनने पहले ही बताया था ये होगा, और आज हो रहा है, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। सो इसके कारण मैंने कभी अपना ओवरऑल डायरेक्शन नहीं लूज़ करा, मैं चलते गया। स्ट्रगल आया, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको रिविजिट करो हर 2 महीने में, आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट समझ में, आपको गलतियाँ समझ में आने लग जाएगी, और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं वो भी समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो आपने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? ओवरऑल 5 to 7 lakhs के आसपास होगा था मेरे पास कैपिटल, क्योंकि मैंने एक्चुअली ज़्यादा कैपिटल डाला भी नहीं था, क्योंकि मेरे को आता नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इतना था भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ। नहीं, मैं जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देवांग, आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपको पूछने के लिए कि आपका कैपिटल छोटा था, वैसा नहीं है। बात ये है ना कि कोई भी एक लड़का, मतलब अभी आपकी एज क्या है? 30। तो आपने बहुत टाइम पहले फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, आई थिंक आप 5-6 साल बोल रहे हो ना, तो आप 24-25 के रहेंगे तभी आपने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की रहेगी। तो वो एज के लड़के के पास इतना पैसा होना कंपलसरी नहीं है कि हो सकता है। अभी आप तो सीए करके जॉब कर रहे थे तो शायद आपकी थोड़ी सेविंग्स होगी, बट मैं ये क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे ऑडियंस में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो उसको भी एक आइडिया मिलना चाहिए कि भाई कितना एक आइडियल कैपिटल हो जिससे आप अपनी शुरुआत कर सको। और मुझे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपकी रेगुलर इनकम तो फिक्स नहीं होती है, ट्रेडिंग में कोई ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, तो आपकी वो मंथली जो एक इनकम होती है जो घर में चलाने के लिए लगती है, वो कैसे फुलफिल होती थी? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कितना कैपिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये जो आंसर है, ये आंसर पर्सन टू पर्सन कम्प्लीटली वेरी करता है। अब देखिए, मेरा कैपिटल सफिशिएंट नहीं था टू बी ट्रू कि मैं उस पर फुल टाइम कर लूँ, बट मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं थे, मेरे पे कोई लोन नहीं था, फैमिली का खुद का घर है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं कि घर की ईएमआई देनी है, मेरे को कोई कार की ईएमआई नहीं देनी है, पेट्रोल है, ऑफिस जाना है, घर आना है, इतना ही था, ठीक है, और थोड़ा बहुत खाना करना, घूमना। तो जब मैंने जॉब छोड़ी, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी पॉइंट था कि ये सफिशिएंट नहीं है, बट मेरे एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट मेरे को हमेशा से था इसके लिए, क्योंकि मैंने उतना जॉब कर लिया था कि उनको भी थोड़ा आ गया कि यार कुछ समझ के आ रहा है, ऐसे रैंडम जोश में नहीं कूद के आ रहा है, तो उनका सपोर्ट रहा हमेशा। तो दैट्स वाई मैं उस ओवरऑल जर्नी पे इतने कम कैपिटल से भी स्टार्ट करा। सही है। तो अभी इतने टाइम ट्रेड करने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि मास्टर्स इन वन, तो आप कौन सी चीज़ में मास्टर हो जो आपको ऐसा लगता है कि विजय भाई ये करके तो मैं अपना पैसा कमा ही लूँगा, वो क्या है? और क्या आप इंट्राडे ट्रेड करते हो? जैसे आपने बोला आप पहले फंडामेंटल्स को फॉलो करते थे, तो क्या आप फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ और करते हो? क्या करते हो? आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? देखिए, इंट्राडे, ऑप्शंस, ये 2 चीज़ों से तो मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आती है, और मेरे को 2x2 मैं 6 घंटे स्क्रीन को देख ही नहीं पाता हूँ। मैंने कोशिश भी करी है इंट्राडे करने की 2017 में, बट मैं नहीं बैठ पाता 6 घंटे, और हर 1 मिनट का वो चार्ट देखना वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम है, ठीक है। तो पहले तो वो क्वालिटी अगर है जिसमें, तो वो आगे बढ़े, और सक्सेस रेट इसमें बहुत कम है। थर्ड, जो मेरे रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स है वो ऐसा नहीं है कि मेरे को 400% हर साल चाहिए, 500% हर साल चाहिए, 600% हर साल चाहिए, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार मैं कहीं 35 से 40% केगर अगर निकाल रहा हूँ, तो 10 साल में अगर हम 35% केगर पे निकाले तो एक का करीबन 25 हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैं स्विंग ट्रेडिंग, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जहाँ पे 2 दिन से लेके 15 दिन तक की होल्डिंग, 18 दिन तक की होल्डिंग है, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा स्पेस है जहाँ अच्छी ग्रिप मेरी बन गई है। इसके अलावा 8-10 महीने की भी कभी कभी कुछ होल्डिंग रहती है, जिसको कि ट्रेंड फॉलोइंग बोलते हैं, जिसमें कि कंप्लीट ट्रेंड राइड होती है, वो भी मैं साथ में करता हूँ। कुछ कैपिटल उसमें भी रहता है। कुछ ऐसी छोटी कंपनीज जहाँ मेरे को लग रहा है कि 2-3 गुना 4 गुना हो सकती है, बस सिलेक्टेड बहुत कम कंपनीज ही वो रहती है। बाकी मेजरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम रहता है,
जो कि कम्प्लीटली इक्विटी होल्डिंग रहता है। ओके, तो मतलब आप ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करते Yes, हो। yes. तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना जो भी स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करिए, और मुझे भी बताइए कि आपका कैसे, आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, आपका ट्रेड प्लान कैसे होता है, आपका हर ट्रेड में रिस्क कितना है, आपका एलोकेशन कितना है। बिकॉज जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 दिन कंटिन्यूसली 4 नए नए ट्रेड मिले, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो तब आप क्या करते हो। राइट। तो बेसिक आपका एक पूरा सेटअप मुझे बताइए। सो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है। तो यूजुअली मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन रहता है वो स्कैनर्स के बेसिस पे रहता है, जो कि बिल्डअप होते हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम, जहाँ पे ट्रेंड होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि जहाँ पे स्टॉक ने लास्ट 4-5 दिन में कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिया हो। 2 दिन 3 दिन भी चलता है, पर 4-5 दिन हो तो और बेटर है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही मोमेंटम बर्स्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक देखेंगे तो इसमें आप सबसे पहली चीज़ है हमको ट्रेंड देखना है कि यार ट्रेंड अपसाइड है या ट्रेंड नहीं है। अब इसमें जैसे कि जैसे अभी आप ये स्टॉक मुझे बता रहे हो, तो मुझे आप ये बताओ कि आप ये स्टॉक तक पहुंचे कैसे, आपका वो स्कैनर क्या है। सो ये स्कैनर है, एक्चुअली 2-3 स्कैनर है। मैं आपको एक स्कैनर के थ्रू बताता हूँ कैसे रहता है। सो इसमें जैसे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ये कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, जिनको ऐसे स्टॉक्स रोज स्कैनर्स में आएंगे जो कि प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड और पास्ट मूवमेंट क्या है, स्टॉक में कितना रहा है पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, इन सबको फिल्टर कर ये स्टॉक्स आते हैं। बट इस पे जाने के पहले मैं इसके अंदर जो आपकी कंडीशंस है वो क्या क्या है, मतलब ये आपके जो भी नाम आए हैं स्टॉक्स के, ये किस बेसिस पे आए हैं, क्या क्या आपने कंडीशंस एक मोटा मोटी आप बता सको तो। सो सबसे पहला इसमें आ गया कि पास्ट मूवमेंट कितना है, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। देखिए अगर कोई स्टॉक पिछले 5 दिन में 25% ऑलरेडी मूव करा हुआ है तो वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे जो भी है, ठीक है। अगर स्टॉक पिछले 15-20 दिन में ऑलरेडी 40% तक का मूव दे चुका है तो वो भी मेरे काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो एक अच्छा मूव एक शॉर्ट पीरियड में हो गया, एक स्विंग हो गया है उसका मतलब। फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग किसी भी दिन आएगी, आपको नहीं पता कब बेचने वाला आ जाए, ठीक है। तो पास्ट मूवमेंट हो गया। देन आपका करंट वॉल्यूम्स कैसी है। जब भी कोई स्टॉक आप देखेंगे तो उसमें बैक टू बैक वॉल्यूम्स आती है। 4-5 दिन में आपको दिखेगा कि 2-3 दिन अच्छी वॉल्यूम्स है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है, तो उसका मतलब ये कि यार यहाँ पे कोई स्टॉक को पिकअप करने जा रहा है, आपको एक इंडिकेशंस मिल गए कि यहाँ बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। अब आएगा नहीं आएगा वो तो जो उस टाइम पे होगा वो है, ये इंडिकेशंस है। और ये सब जो स्कैनर बना है ये बेस्ड ऑन पास्ट है। अब पास्ट में कोई भी एक्सप्लोसिव मूव्स देखेंगे, अच्छा वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। ओके, मतलब आपने एक अच्छे रनअप देने वाले स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इंडिकेटर ये स्कैनर में डाल दिया। राइट ओके, ठीक है। सो ये जैसे कि स्कैनर आज का रन करेंगे तो ये कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, बट इसके पहले हम कुछ पास्ट एग्जांपल्स पे जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करा है। ओके, जैसे कि आप आइनॉक्स इंडिया एक रीसेंट ट्रेड रहा है, अभी 3-4 दिन पुराना ही। ओके, सो आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले ट्रेंड, अभी आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ग्रीन रेड है, ये एक्चुअली ये इंडिकेटर है जो मैंने कस्टम बनवाया है, कस्टम कोड करा है। इस इंडिकेटर में ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खास नहीं है कि जो दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। ये करंट ट्रेंड है जो मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर है, उस ट्रेंड के बेसिस पे आपको ट्रेंड बता देता है। और आप ये कुछ ट्रायंगल्स और डॉट्स दिख रहे होंगे, ये आपको एक्सटेंशंस बताते हो और एग्जिट भी बता सकते हैं, मतलब आप दोनों चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये जो इंडिकेटर बनाया है उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाली है और आपका मेथड बेसिकली क्या है, क्या फिलोसॉफी है, वो आप मुझे अगर पहले बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इस इंडिकेटर में बेसिकली ट्रेंड बता देता है, जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ग्रीन रेड, ग्रीन मतलब अप ट्रेंड है, रेड मतलब डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज है, जो आपको मतलब वीकली 10 और वीकली 40 आप देखेंगे तो उसके बेसिस पर है। अगर वीकली 10 इज अबव वीकली 40 तो आपको बैकग्राउंड ग्रीन आएगा, दैट इज द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। नहीं, वापस बताओ। वीकली 10 EMA, वीकली 10 EMA के अगर स्टॉक ऊपर है, वो स्टॉक ऊपर नहीं है, वीकली 10 EMA अगर 40 से ऊपर है। क्या 40 है वो? 40 EMA सेम वीकली पर ही, दोनों वीकली पर है। तो अगर आप जैसे मैं वीकली पे बता देता हूँ कैसा दिखेगा। सो ट्रेंड हमेशा वीकली पे डिसाइड होती है। तो जैसे ये आपका 10 जो है वो 40 के ऊपर है तो आपको बैकग्राउंड ग्रीन आ जाएगा। अच्छा, मतलब अभी मैं समझ गया।
आपने वीकली टाइम फ्रेम पे 2 ईएमए लगाया है। हाँ। एक लगाया है 40 यस और एक लगाया है 10। यस अगर 10 ईएमए 40 के ऊपर है तो बैकग्राउंड हो जाएगा ग्रीन। यस मतलब आपका ये कंडीशन है कि भाई वीकली का 10 ईएमए 40 ईएमए को क्रॉस करके उसके ऊपर रहेगा यस तो वो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। और अगर वीकली ईएमए 10 ईएमए 40 के नीचे है तो आपका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। ओके अभी ये तो जैसे कि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो इसमें हो सकता है वो सही नहीं आए क्योंकि इतना डेटा नहीं है। ठीक है, तो वो डेली बेसिस पे ले लेगा, जो भी मूविंग एवरेजेस अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो कर देगा। ठीक है, सो सबसे पहली कंडीशन हो गई अप ट्रेंड है या नहीं है। अगर अप ट्रेंड ही नहीं है तो कुछ काम का नहीं है वो स्टॉक, और स्कैनर में वैसे स्टॉक आएंगे भी नहीं। ओके तो मैं अभी जितना समझा हूँ उतना आपको पूछता हूँ। हाँ। तो पहले आप स्कैनर रन करते हो, राइट। स्कैनर के अंदर जो भी स्टॉक के नाम आते हैं वो आप यहाँ पे डालते हो, और आपका स्टॉक सिलेक्शन मतलब आपका जो मेन जो ट्रेंड है वो आप सिलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड पॉजिटिव है आपके ट्रेड लेने की तरफ, ज्यादातर आपके ट्रेड तो बाई ही हो गए, है ना, तो आप उसको फिर डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हो। नहीं, वो स्कैनर में ऑटोमेटिकली हो गया, वो ग्रीन वाला ही दिखेगा। अच्छा ओके, वो स्कैनर में भी डाल दी पर आपका जो ट्रेड प्लान है वो आप डेली पे करते हो। मेरा बोलने का वो मतलब था कि आपने एक बार स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, स्कैनर में आपको स्टॉक का नाम मिल गया, फिर आपने वो सब कर लिया, फिर आपने वीकली में चेक कर लिया, फिर अभी आप एंट्री एग्जिट लेने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आओगे। ओके करेक्ट, एंट्री एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटली ऑन डेली। ओके ये समझ गया। अब जैसे ये स्टॉक आप देखेंगे तो इसमें कुछ क्वालिटीज़ है जो पहले अपने को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक तो अपट्रेंड हो गया जो हमने बात करी, दूसरी चीज़ रहेगी टाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो सॉरी मैं वापस से आपको टोक रहा हूँ, वो जो डॉट है वो जब भी ईएमए क्रॉस होता है एक दूसरे को तभी ये डॉट बनता है। नहीं, ये बेसिकली ये स्विंग में यूज नहीं होते ये डॉट, ये ट्रेंड में यूज होते हैं जो मैं 8-10 महीने होल्डिंग करता हूँ। अच्छा, तो ये उसमें ये यूज हो सकते हैं, वो अलग है, वो हम डॉट नहीं, उसका कुछ यूज नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ यूज नहीं है। ठीक है समझ गया। तो वो डॉट अगर मैं इसमें ऑफ कर दूं तो बेटर रहेगा, अदरवाइज सबको कंफ्यूजन होगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा था ना कि वो उसका काम, तो मतलब आप ये जो स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है उसके अंदर सिर्फ आप ये ईएमआई यूज कर रहे हो मोस्टली। यस, मेरे हर जो भी काम करता हूँ मोस्टली ईएमआई। ठीक है, अच्छा रोल रहता है उसमें। सो फर्स्ट हो गई ट्रेंड, सेकंड एक टाइट कॉन्ट्रैक्शन, और हमने एक बात करी कि प्रायर मूवमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे आपको कुछ भी प्रायर मूवमेंट नहीं दिखेगा, पिछले 15 दिन में कुछ नहीं मिलेगा, पिछले 5 दिन में भी ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वो सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड एक टाइट कॉन्ट्रैक्शन, कि कभी भी कोई स्विंग मूव अप मूव होना चालू कर रहा है तो हमेशा एक टाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा, कभी कभी बिना टाइट कॉन्ट्रैक्शन के भी आता है, बट वो ट्रेड बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे ट्रेड नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कभी 10% 15% आएगा, तो वो फिर यूजफुल नहीं है वो स्टॉक, फिर हम उस पर एनालिसिस नहीं करते। यहाँ पे हमको ऐसी चीज़ें देखनी है जहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम हो सके। हमारी रिस्क है वो कम से कम आए, प्रिफरेबली अंडर 7%। अगर मेरी बात करेंगे तो ओवरऑल पिछले 2 साल में मैं मेरा एवरेज स्टॉप लॉस दिखता हूँ आज कैलकुलेट कर तो वो करीबन 4.5% के आसपास आता है। और आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन क्या होता है एक ट्रेड वो जितना देते बेसिकली 8% से लेके, मतलब ऐसी स्विंग भी है जब मेरे को 70% भी मिला है 15 दिन 8-10 सेशन में 70% तक भी मिला है, और ऐसा भी है जहाँ मेरे को 8% भी मिला है। बट अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो कहीं 20 to 30% के बीच में आ जाएगा। मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा इसमें ज़रूरत है, मतलब उसके बिना इट इज़ नॉट अ लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि ट्रेड कर करके परेशान हो जाओगे 1:1 में दिन भर। ठीक है, तो ये हमारा टाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया इधर। एंड इसके बाद आपको 2 चीज़ें देखनी है वॉल्यूम में जो बहुत अच्छी होती है। एक तो ये अबव एवरेज वॉल्यूम्स होनी चाहिए जब आप ले रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है जब स्टॉक गिर रहा है ना, तब वॉल्यूम का कुछ रोल नहीं होता है। इट इज़ एज सिंपल एज कोई प्लेन लैंड कर रहा है या क्रैश कर रहा है, उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए। पर जब पिकअप हो रहा है तब हमको फोर्स चाहिए। ठीक है, तब हमको अच्छी वॉल्यूम चाहिए। बिना वॉल्यूम के भी स्टॉक आपको मूव करते हुए देखेंगे, बट यहाँ पे चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, हमको पता है कि यार हियर पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड। ओके, एंड इसके अगर आप 4-5 सेशन पहले अगर आपको एक और अबव एवरेज वॉल्यूम मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये आपको इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग हो रही है, तो यहाँ बड़ा मूव आ सकता है आगे। ठीक है, ठीक है। और
सो दिस इज लाइक द बाइंग कैंडल, ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस सेट रहेगा, तो पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका एंट्री क्या बेसिस पे होता है, आप एंटर कहाँ पे करोगे? कंसोलिडेशन हो गया, आपने मुझे दिखा दिया, उसके बाद आप एंट्री कहाँ करोगे? आप ये देखेंगे कैंडल 5% एक्सपांड हुई है। हाँ, एंड इसके पीछे एक कॉन्ट्रैक्शन था, छोटा सा ब्रेकआउट भी है, अगर वो भी देखना है तो ओके, ये छोटा सा एक ब्रेकआउट भी है। हाँ अब हो क्या रहा है, स्टॉक एक क्लीन अप ट्रेंड में था यहाँ पर, हाँ, इसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन करा जिसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, हर अप मूव के बाद एक बेस बनेगा, फिर अप मूव, फिर बेस, एक टाइम आएगा जब वो ट्रेंड बदल जाएगी। ओके, सो अभी ये पास्ट अप ट्रेंड है, इसके बाद करेक्शन है, मार्केट में भी करेक्शन चला इस समय पे, तो स्टॉक भी करेक्ट हो गया। ठीक है, साथ में फिर जो वोलाटिलिटी है यहाँ पे तेज थी, धीरे 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 रिड्यूस हुई, यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो गई। एंड स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम सडनली पंप आया, प्राइस ने भी अच्छा रिएक्ट करा, अच्छी क्लोजिंग भी दी। सो यहाँ पर बाइंग पॉइंट आ जाता है कि क्लोजिंग बेसिस पे 1216। मोस्टली मैं क्लोजिंग बेसिस पे ही ट्रेड करता हूँ, 12, 12:30, 1 के बाद ही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आप 12:30 1 के टाइम पे बाय उसके बाद में, अच्छा, उसके बाद बाय, क्योंकि क्या होता है सुबह सुबह कितनी बार आपको मूवमेंट एकदम मिलेगा, 1 घंटे बाद फेड हो जाएगा, तो मेरे को स्क्रीन टाइम कम से कम रखने की कोशिश करनी है। ओके, तो आपने 12:30 1 के बाद बाय करते हो? हाँ, मैं स्कैनर रन कर लूंगा, उस पर फिर एनालिसिस चालू कर दूंगा। स्कैनर मतलब आप आपका मार्केट ही 12:30 के बाद चालू होता है, आप ये काइंड ऑफ, उसके पहले भी मैं देखते रहता हूँ पर मैं कुछ करता मतलब नया ट्रेड लेने के लिए आप पुराना ट्रेड 95% टाइम में कर लूंगा वो भी। हाँ। पर 95% ऑफ द टाइम आप मान लो 1 बजे के बाद ही होता है, जो भी मैं करता हूँ 1 बजे के बाद ही करता हूँ। आप जो नया ट्रेड लेने वाले हो वो जनरली आप 1 बजे के बाद लेते हो, पुराना ट्रेड आपका एग्जिट वगैरह करना है तो वो बात अलग है। ठीक है, तो आपने ये जो आपने 10 EMA और 40 EMA वीकली बेसिस पे, 10 EMA अगर वीकली 40 को क्रॉस कर रहा है तो वो स्टॉक अपना स्ट्रांग हो गया, प्लस आपका वो स्कैनर आपने रन कर लिया, उधर से स्टॉक मिल गया आपको, ये सब हो गया। आपने जितने भी 15-20 स्टॉक्स आए आपने सबको स्कैन कर लिया, और किसी में आपको ये कंसोलिडेशन वाला, टाइट कंसोलिडेशन वाला सेटअप मिला, और वो दिन शायद वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है विद गुड कैंडल, तो आप वो ब्रेकआउट में एंटर कर लेते हो। हाँ, उसमें 1-2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर एक कैंडल जो बन रही है कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपने ले ली, आपको समझना पड़ता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करना है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दूर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है, कुछ 6-7% का यहाँ पे डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे कुछ प्ले कर सकता हूँ एटलीस्ट। अब वो रेजिस्टेंस से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट एटलीस्ट मेरे पास कुछ स्पेस है कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर ही मुझे कोई स्पेस नहीं होता, स्टॉक रेजिस्टेंस पर ही है, तो फिर वो मतलब का नहीं है। 2 चीज़ें हो सकती थी स्टॉक में, ये स्टॉक ऊपर जाके हो सकता है इस रेजिस्टेंस से जाकर ऐसे चले आता, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, मेरे को नुकसान नहीं होता। इसलिए मेरे को रेजिस्टेंस से थोड़ा गैप चाहिए रहता है, मैं एट द रेजिस्टेंस नहीं खरीदूंगा कभी भी, या तो उसके बाद खरीद लो, तो ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इट इज़ अ फ्री स्काई, और अगर है तो फिर मेरे को थोड़ा गैप चाहिए प्ले आउट करने के लिए, जिससे कि मैं अगर वो रिवर्स होता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं निकल जाऊँ। ओके, तो ये हमारा एंट्री हो गया। इसके बाद अब इसके बाद स्टॉक ज़रूरी नहीं कि अगले दिन ही मूव करे, ऐसा बहुत बार होता है कि स्टॉक 3 दिन पुल बैक कर लेगा, मे भी हो सकता है उस टाइम पे मार्केट में कुछ करेक्शन आ गया हो 3 दिन, या नहीं भी आया हो तो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ 4 दिन इसमें जैसे स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, बट ये मेरा होल्ड था, इसमें कुछ एग्जिट नहीं है। जो स्टॉप लॉस था वो सिंपली स्टॉप लॉस करीबन इधर था, 1127 के आसपास अच्छा पॉइंट है। तो स्टॉप लॉस आप क्या बेसिस पे रखते हो? ब्रेकआउट कैंडल का लो? नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट कैंडल का लो है, मतलब मैं थोड़ी स्पेस उसको देना चाहता हूँ हमेशा स्टॉक को। ओके, मैं जैसे ये 10-20 इसके नीचे चले जाऊँगा अगर ऊपर भी ले रहा हूँ तो, और 5-7% का मैं स्पेस देता हूँ स्टॉक को। तो आप मेरे को एक मेथड बोलो ना कि अगर आपने ब्रेकआउट में ये स्टॉक खरीदा है, हाँ, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मेरे को एक स्पेसिफिक आंसर दे दो कि भाई अगर वो कैंडल 4% का है तो वीकली लो जो आ रहा है उस वीक का लो, अगर बहुत ज़्यादा है तो 20 EMA के नीचे ले लो। 20 EMA के नीचे? हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको 7-8% पे रुकना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है वीकली लो तो आप 7-8% पे कहीं रुक जाओ, और ट्राई करो कि वो जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे है, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो 10 से टच करके ऊपर चला गया, तो कैंडल का लो ज़रूरी नहीं है, अगर लो बहुत नीचे है या बहुत टाइट है, हो सकता है
2% ही लो था, कोई कैंडल ऐसा भी हो सकता है ना सीधा 20% का ही वो बने, तो फिर हो गया, उसमें कोई ट्रेड ही नहीं बनता है ना, फिर। उसमें कोई ट्रेड ही नहीं है। 20% पे आप कैसे काम करेंगे, मतलब उसमें करना है तो फिर 20 के बाद हमको थोड़ा और टाइट कैंडल चाहिए, एट द एंड हमको टाइट कैंडल के बाद ही करना है। और वो Okay. छूट गया स्टॉक तो छूट गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं सेकेंड हाफ में ट्रेड लेता हूँ ना, तो हो सकता है मैंने सुबह लेता तो वो वर्क कर जाता, बट बहुत सारे नहीं भी करते, 50% आगे जाएंगे, 50% पूरे स्पॉट हो जाएंगे, तो वो उसमें बिना मतलब आपका माइंड यूज़ होता है। एक प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी रहता है इसमें, तो मैं उस प्रोसेस बेसिस पे ही फिर वर्क करता हूँ। ओके। सो ये स्टॉक में 3 दिन 4 दिन पुल बैक आया, पुल बैक बिल्कुल फाइन है। बहुत सारे लोग हैं ना वॉल्यूम एनालिसिस में लग जाते हैं, वॉल्यूम तेज है कम है, मैं नहीं देखता। नीचे गिरते वक्त वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी चलेगा, कम है तो भी चलेगा। मैंने बहुत चार्ट्स देख लिए, आप उसमें कुछ फिक्स आंसर एटलीस्ट मैं नहीं निकाल पाया हूँ कि कम वॉल्यूम पे जा रहा है तो उसके बाद ऊपर ही जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम पे जाने के बाद भी मैंने देखा है कि ऊपर चले आते। सो उसमें मैं फिर नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस कुछ नहीं, अपना स्टॉप लॉस लगा एक साइड, ठीक है। और ये स्टॉक फिर इस तरीके से वर्क करा, आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 7 8 सेशंस में इसमें 17-18% तक का मूव आ गया, ठीक है। तो आपका एग्जिट फिर आप कैसे करते हो? एग्जिट देखिए, एग्जिट 2 तरीके से होते हैं इसमें। कोई भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक होता है सेल इनटू वीकनेस, सेल इनटू वीकनेस ओके। मैं 2 तरीके से कैटेगराइज करता हूँ। और दूसरा हो गया सेल इनटू स्ट्रेंथ। मैक्सिमाइज अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है, आपको सेल इनटू स्ट्रेंथ को मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप वीकनेस पे लगे हो ना, तो वीकनेस बहुत बार 15 दिन लेट आती है। ओके। और अगर आप स्ट्रेंथ पे लगे हो तो आप 4-5 दिन में बहुत अच्छा निकाल लेते हो, कभी कभी जब तेज मूवमेंट आएंगे। तो मैं दोनों का मिक्स करता हूँ। अगर मुझे बहुत तेज स्ट्रेंथ मिलता है इमीडिएट, जैसे कि स्टॉक 4 दिन में मेरा 25% चला गया, तो मैं पूरा निकाल दूंगा। हाँ, पर 25% तक रुकना है उसके लिए वीकनेस वाला रूल तो चल ही रहा है ना आपका। अच्छा, वीकनेस वाला रूल चल रहा है, फिर आपका टाइम स्टॉप लॉस है कि तो 13 दिन वीकनेस 14 वाला दिन। रूल एग्जैक्टली होता क्या वीकनेस है? सिंपली 10 EMA जो है, आप इसको लेके करें 10 EMA डेली में, यस डेली में। मतलब अगर वो स्टॉक ने 10 EMA के नीचे क्लोज दे दिया फिर exit कर दिल्ली देना। में, तो एग्जिट हो जाना। हाँ, मतलब तो अभी समझो 10 EMA 100 है, हाँ और वो स्टॉक ट्रेडिंग टाइम पे 100 या 99 या 98 पे आया, हाँ, और फिर बाद में क्लोजिंग बेसिस पे, हाँ, तो मेरा ये पूछ क्लोजिंग बेसिस पे, वो भी एक मूव आने के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉक खरीदा और फिर नीचे चला गया तो मैं स्टॉप लॉस तक तब रुकूंगा। एक मूव आ गया उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा ना, जब मेरे पास प्रॉफिट है तभी तो ट्रेल होगा, कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं ट्रेल क्या करूंगा। और क्लोजिंग बेसिस का अगर हम वेट करते हैं, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत नीचे गया स्टॉक और फिर क्लोज हुआ तो बेनिफिट और ड्रॉबैक दोनों चीज़ कुछ भी चीज़ के होते हैं। ठीक है। वैसा भी होता है कभी, बट आपके एलोकेशंस है, इतनी सारी चीज़ें है, तो कभी एक बार हो भी गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपका अकाउंट ही चला गया, ठीक है। उस टाइम आपका जो रिस्क था उस ट्रेड का 1% की जगह 1.5% हिट हो गया, 1.6 हो गया, इट्स इज मैनेजेबल। आप अगली ट्रेड 2 ट्रेड इजीली कवर हो जाएगा। तो ये आपका सेटअप है या और कुछ बाकी है बताना? नहीं, इसमें ये है कि सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जितना तेजी में बढ़ते भाव में बेच पाएंगे उतना इजी होता है। जैसे कि मैं आपको सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ का मतलब मैं नहीं समझ पाया हूँ। जैसे वीकनेस का तो हम समझ गए कि डेली में 10 EMA के एग्जांपल से नीचे बताता बंद हो हूँ गया तो एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि ये मूव है इधर जो आया, अब ये मूव आप देखिए 4 दिन में 5 दिन में पूरी कहानी हो गई। कोई भी मोमेंटम बर्स्ट है, ये मेरे को आप वापस से समझाओ ना पूरा कि ये ट्रेड आपने कहाँ लिया था। ये ट्रेड आई जैसे डोंट चलो रिमेंबर हम मैंने लिया था कि नहीं, मेरे को हाँ। तो अभी दिख गया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, आपको ओके। लिया हुआ चाहिए तो मैं वो भी मुझे आप लिया कर हुआ ही सकता हूँ। बताओ, और मुझे आप बाद में एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो एज ऑफ नाउ अपनी ये हाँ। मेथड पे जस्टिफाई कर रहा हो। ठीक है, पहले तो क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को क्या है मुझे पता नहीं, पर पहले मैं ये चीज़ को समझना चाहता हूँ। राइट। सो ये जैसे एक ट्रेड है महाराष्ट्र बैंक का जो Okay. मैंने लिया था पास्ट में, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने कहीं पे आई डोंट रिमेम्बर, या तो इधर लिया था या इधर लिया था उस टाइम पे, इन दोनों में से कहीं पे लिया था। ओके। एंड अब आप देखो कोई भी मोमेंटम आती है तो वो मोमेंटम बहुत क्विक होती है, मतलब आपको 7-8 दिन में जो स्टॉक को करना है कर देगा, ठीक है। इसके लिए एक और एग्जांपल पहले मैं आपको बता सकता हूँ। RVNL बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि मोमेंटम किस तरीके से वर्क करता है। आप ये स्टॉक को देखो, पूरा रन देखो, ये स्टॉक हो गया 5-6 गुना, हाँ, ठीक है। पर अगर आप बारीकी से देखो तो ये मूवमेंट, पहले तो ये मूवमेंट कितने टाइम में था, इस सितंबर 2022 से जनवरी 2024, यानी कि ऑलमोस्ट
1.5 ईयर्स तक मान लो, ठीक है, 1.5 ईयर्स में 5 गुना हुआ ये स्टॉक। ओके। बट अगर आप इसमें सिर्फ वीक देखोगे कि ये मूव आया कितने वीक में, तो बहुत कम है, 1.5-2 महीने में पूरा मूव। बाकी तो टाइम पास कर रहा है स्टॉक, कुछ भी नहीं कर रहा। आप यहाँ देखोगे तो ये हमको मेजर मूव इधर है 4-5 हफ्ते में, 4 हफ्ते गिन लो, शुरुआत थी ये इसकी। इधर ये 2 हफ्ते गिन लो, हाँ ठीक है, तो कितने 6 हफ्ते हो गए। वापस इधर ये 3 हफ्ते, 3 गिन लो उसको पूरा, 3 तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 हफ्ते, ठीक है, और इधर 2 हफ्ते, 11 हफ्ते लगे। अभी पूरी कहानी तो 11 हफ्ते की थी इसमें, पर लिए 1.5-2 साल उसने, पर लिए 1.5-2 साल। तो मोमेंटम में अब ये इसमें मैंने इस 4 रैली में से 3 रैली मैंने प्ले करी है, आखिरी वाली मेरी नहीं हुई थी, उस टाइम मेरे पास फंड नहीं था, दूसरे स्टॉक में लगा दिया था। ये 3 रैली मैंने प्ले करी है, 3 ओवर ओके पास्ट में। तो अभी मैं 1 साल, अब लोग क्या एक बार में 5 गुना हुआ, इधर मैंने इतना समय बचा है, मतलब आप समझो, हाँ उस 1.5 ईयर्स में से मैंने 1.3 ईयर्स बचा है। और आपने वो पैसा कहीं और डाला। वही तो मैक्सिमम कंपाउंडिंग है, तभी इंडेक्स बीट होता है। तो अब इसी को ही हम अगर सेल इनटू स्ट्रेंथ, जैसे मैं इसी पे बता देता हूँ पहले के एग्जिट्स कैसे हुए। अब यहाँ देखोगे मूवमेंट कितना दिन लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में हो गया कहानी। तो अब इसका ये स्टॉक मैंने इस दिन लिया था, आई रिमेम्बर, ये 138 पे इधर इसकी क्लोजिंग पर, ठीक है। इसका स्टॉप मैंने यहाँ कहीं 20 के नीचे चला गया, 7.8% तक। अब अगले दिन ये स्टॉक गया मेरा 11%, 3 दिन इधर कुछ नहीं हुआ, तब मेरा वीकनेस वाला रूल था, ठीक है, कि नीचे गया तो मेरा 10 EMA सपोर्ट कर ही रहा है ऑलवेज, और ऊपर गया तो फिर मैं इसको वेट नहीं करूंगा 10 EMA का, मैं उसको स्ट्रेंथ में एग्जिट करूंगा। अभी जैसे ये स्टॉक आप देखोगे 45% मूव है कितने सेशन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेशन में, तो अब उससे ज्यादा भगवान से मिलना है क्या? नहीं तो मतलब नहीं आएगा, वो स्ट्रेंथ में बेचूंगा उसका मतलब ये आप उस दिन बेच दूंगा, उस दिन ही बेच दूंगा। ये आप डिसाइड करते हो ना, हाँ, कि कितने परसेंटेज में मुझे एग्जिट। परसेंटेज आप मान लो कि अगर 5 दिन में 25% आ रहा है, हाँ। 15 दिन में 40% स्टॉक ने मूव करा है, आपको आ नहीं रहा है, स्टॉक ने मूव करा है। हाँ, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि वो 40% आने के पहले एक बार 20 आएगा, हाँ, फिर 25 आएगा, हाँ। फिर 30 आएगा, फिर 35, फिर 40 आएगा, तो हमने 20 पे क्यों नहीं बेचा, हाँ, 25 पे क्यों नहीं बेचा? वो तो ट्रेलिंग चल रही है ना, वो कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं है, हाँ, वो तो ट्रेलिंग चल रही है। अच्छा, ओके, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि एक तो आप अपने डेली टाइम फ्रेम पे 10 EMA को ट्रेल करो, यस, दूसरा आपका जहाँ पेट भर जाता है आप वहाँ पे एग्जिट कर दो। पेट नहीं भर जाता है बेसिकली, ये एक क्योंकि मैं स्ट्रेंथ में मैं रूल नहीं समझ पा रहा हूँ। स्ट्रेंथ का रूल कैसा है कि आप हिस्टोरिकली अगर स्टॉक्स को जाके देखोगे, इतने मूव के बाद वो कंसोलिडेट हो जाते हैं। हाँ, तो वो कितना मूव, वो मूव यही है कि अगर आप 5 दिन में 25%, 23-25% मूव आ रहा है तो ठीक है, 15 दिन में अगर 40% मूव आ रहा है तो, हाँ, तो पर 5 दिन में समझो आप बोल रहे हो 15 दिन में 40% मूव आया, हाँ, तो पहले 5 दिन में वो 20% मूव आएगा, हाँ, तो तभी एग्जिट कर दूंगा ना मैं। तो अगर वो 8 दिन में आया तो मैं और ट्रेल करते रहूंगा, हाँ, ऐसा मतलब है मेरा। ओके, और 25% जैसे 8 दिन में आया, 5 दिन में नहीं आया, तो मोमेंटम अभी भी हो सकता है, और अभी भी वो वर्टिकल नहीं जा रहा है। अभी आपका पॉइंट समझ गया, आप ये बोलना चाहते हो कि अगर उसने एक्सट्रीमली 5 ही दिन में 25% दे दिया तो आप निकल जाओगे, पर अगर वो 25-20% देने के लिए 8 दिन ले रहा है तो मैं और रुकूंगा, तो मैं फिर ट्रेल करूंगा वीकनेस से, और फिर मुझे अगर वो मिलता है तो मैं फिर उधर एग्जिट करूंगा। अभी मैं समझा आपका ये पॉइंट, क्योंकि मैं ना सच बताऊं आपको ऐसा लगेगा विजय भाई इतने सवाल पूछ रहे हैं, बट मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल इनके डाउट्स है, करेक्ट, जो मैं इनके पूछने, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं एज अ व्यूअर देख रहा हूँ आपकी, और फ्रेंकली मैं ये चीज पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे भी समझना जरूरी है, और आई गेस आप लोगों को भी ये पता चल रहा है कि मैं आपके लिए ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, बहुत वैलिड है। क्या होता है कितनी बार, क्योंकि मैं तो रोज कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं वो माइन्यूट हो सकता है समझाने में मिस हो जाए कहीं, तो वो आप जब तक पूछेंगे तब तक मुझे भी समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा है। वो उसके यहाँ पे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी होता है ना जो बिना देखे ऐसे ऐसे स्टैम्प मारते रहता है। अभी एक जो आदमी जिसको पता ही नहीं है स्टैम्प कहाँ मारना है, क्या कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज, अभी आपके लिए अरे यार ये कितना नॉर्मल चीज है, क्या आप सवाल पूछ रहे हो, बट जो कर ही नहीं रहा है उसके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सर जी आप एक काम करो, अभी आप मेरे को एक करंट एग्जांपल बताओ। वैसे आज क्या डेट है? तो आज 10 अप्रैल है। अभी आप मुझे, आपने जो भी मेथड दिखाया ना उसको मेरे को आप लाइव करके दिखाओ। हमारा ये वीडियो शायद 15 दिन या 20 दिन के बाद आएगा,
बट आप वापस से बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि वो टाइम पे हमने क्या बात की थी और क्या हुआ उसका। दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो कल का लेते हैं और एक आज का लेते हैं। हाँ, तो आप मुझे पहले अभी बताओ कि पहले आज का लेते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपका पहला स्टेप होता है कि आप स्कैनर रन करते हो, तो आपने एक स्कैनर रन किया, और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है, क्या ये स्कैनर आप हमें शेयर करोगे हमारे साथ? देखिए उसमें बहुत इश्यूज हो जाते हैं टू बी ट्रू, क्योंकि सामने वाले को पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है, करना कैसे। मैं बता दूंगा, कुछ भी रैंडमली जाके ले लेते हैं, फिर उन्हें मैसेज आता है कि सर नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब ये लोग वीडियो देखेंगे, हाँ, तो जब लोग प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये स्कैनर लेके ट्रेड करना शुरू कर दो, ये एकदम गलत बात है, आपने सही बोला। आपको ये स्कैनर सर देंगे तो आप जस्ट रखना अपने पास कि भाई ये चीज हमने सीखी थी, तो उसका स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है उसके लिए। ठीक है, ओके, उसमें मैं एक स्कैनर जो है उसकी लिंक कर दूंगा। ठीक है। देखो मैं आप लोगों के लिए ही ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो नीचे ऐसे कमेंट मत करिए कि विजय भाई आप ज्यादा बोल रहे हो, क्योंकि जो हमारे पास आते हैं ना, शायद वो जैसे अभी आपने बोला कि आप ये रोज करते हो, तो आप शायद प्रॉपर समझा नहीं पाओगे। करेक्ट। बट मेरा काम है कि मेरी ऑडियंस तक ये चीज बराबर पहुंचे। करेक्ट। सो हम आज के अगर एग्जांपल पे जाए तो आपको ये सब स्टॉक्स मिलेंगे स्कैनर में। ओके। और देन मैं इसको हर एक को एनालाइज करूंगा। अब जैसे एक जुबिलेंट इंग्रेविया आज का, ये आज ही मैंने लिया भी है, तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये स्टॉक एक फुल मोर और लेस डाउन ट्रेंड में ही चलता है। हाँ। ठीक है, ये बीच बीच के ग्रेन को इग्नोर करा जा सकता है, उसके तरीके होते हैं कि हम कौन से अप ट्रेंड को कंफर्म कैसे करना है, उसके तरीके होते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। बट आप ओवरऑल अगर चार्ट भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। हाँ। अब जब इतना बड़ा चार्ट हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा वीकली पे भी एनालिसिस करता हूँ। मतलब एनालिसिस में वीकली पे भी 100% ऑफ द टाइम करता ही करता हूँ। वो जहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखता है ना कि यार यहाँ तो बहुत समय से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो और अच्छा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर उतना एक्सप्लोसिव मूव भी आ सकता है। ओके। ठीक है, तो अब जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन में मूव कर रहा था। यहाँ पे ये लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूस डाउन है। अब यहाँ पे से चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, जैसे कि ये वोलेटिलिटी, फिर ये वोलेटिलिटी रिड्यूस हुई, फिर ये वोलेटिलिटी और रिड्यूस हुई। ठीक है, सो कुछ भी बड़े मूव के पहले वोलेटिलिटी हमेशा रिड्यूस होगी। नहीं हो रही है फिर भी स्टॉक चल सकता है। देखो ये मुझे कभी कभी क्वेरी जाती है, इसमें तो वही नहीं फिर भी चल गया। नहीं, सही है ना, आपका जो मेथड है आपको वो देखना है। मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ जहाँ मेरी विनिंग परसेंटेज बढ़ पाए, जहाँ मुझे पता है कि ये तो यहाँ पे मेरा विन रेट ज़्यादा रहेगा, तो वो वहीं ज़्यादा रहेगा जहाँ पे वॉल्यूम्स है, कंसोलिडेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वहाँ पे। ठीक है। अब इधर आओ आप, तो ये जो लास्ट की 3 कैंडल्स है, ये इंटरेस्टिंग कैंडल्स है। ये आप वो बोल रहे हो जो कंसोलिडेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल टाइट, 3 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है। ओके। और इसका एरिया भी आप समझो, इट इज़ वेरी नियर टू द रेजिस्टेंस। हाँ। ठीक है, और पिछली बार देखोगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे था, पर नेगेटिव साइड गया, यहाँ पे भी टाइट था, नेगेटिव साइड गया, बट इस बार वैसा नहीं हो रहा है। और सेकेंड चीज़ आप देखो, जो मैं बता रहा था, बैक टू बैक वॉल्यूम्स। यहाँ पे आप वॉल्यूम फुटप्रिंट देखो लास्ट 3 दिन के, आज का तो छोड़ दो, ये तो बाद में आया। पिछले अगर आप 3-4 दिन में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे हो रहा है, कोई तो उठा रहा है स्टॉक को। ओके। अभी कौन है वो नहीं पता, बैठा होगा कहीं पे, बट यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं है। बट इधर लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस या जो भी है उनका इंटरेस्ट आ रहा है, इधर एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। और मुझे एक दिन मिला यहाँ पे जब मैंने एनालिसिस करा, फिर दूसरे दिन मिला 5 अप्रैल को भी। ठीक है, तो ये और पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ आपको इंडिकेशन भी मिल गए, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी खरीदेगा तो एक दिन में सब कुछ नहीं आता है, वो 2-3 दिन खरीदता है। अगर आपको वो इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो और अच्छा है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आया। सो इसी दिन मैंने 12-12:30 के आसपास कहीं देखा था, मुझे लगा कि यार ये अच्छा चल सकता है, क्योंकि इसके पहले 1-2 स्टॉक्स जो है इसी सेक्टर से वो अच्छे चले थे, जैसे कि एमए ऑर्गेनिक्स, केमिकल सेक्टर है ना ये। एमए ऑर्गेनिक्स आप देखेंगे कल का, ये मैंने ट्विटर वगैरह पे भी शेयर करा था, तो यहाँ पे भी ये अच्छा चला। तो क्या होता है, एक होता है ओवरऑल सेक्टोरल फ्लो, राइट। ठीक है, वो बहुत लोग पूछते हैं यार पता कैसे करें कौन सा सेक्टर मूव हो रहा है। उसका आंसर ट्रूली यही है कि आप मार्केट से कनेक्टेड रहो। आपके जो भी स्कैनर्स है, जरूरी नहीं मेरे, आपके जो है
आप उनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि अब नया नाम आने लग गया। हाँ मतलब कंटिन्यूस, अगर अभी ये 2 केमिकल आए, पता चला कल और 5 आ गए, तो आपको एक आज अगर आप और देखोगे तो आप यशो इंडस्ट्रीज देखो, तो आपको ये आइडिया आ ही यशो जाएगा। इंडस्ट्रीज आज है, आरती इंडस्ट्रीज देखो, ये सब आज के ही है। हाँ आज तो बहुत चले केमिकल्स आज ये फिर है, तो आपको और उसके पहले एमी ऑर्गेनिक्स वर्क कर ही गया था। हाँ सो वो था कि एक सेक्टोरल फ्लो जो है वो सडनली पिकअप हो रहा है यहाँ पे। वो भी एक सिलेक्शन में मेथड है, मतलब टेक्निकल के अलावा वो एक सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये भी चल रहा है करंट। सही बात है, मतलब आप वो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जो सेक्टर भी अभी फेवर में है, 50% आपका काम ही हो गया। हाँ तो अभी आपका पीएसयू आप देखेंगे एक साल में जो सब चले, अगर सिंपली स्कैनर में कुछ नहीं, बस पीएसयू उठाकर ही कर लो तो ही बहुत पैसा बना, और मेजोरिटी बना भी वही मेरा। सही है। तो अभी आप इसमें एंट्री कहाँ मारोगे? इसमें मैंने यहाँ 515 पे, क्योंकि मैंने इसको देख लिया था और पुराने एमई और वो सब में फॉलो मूव आ गया था, तो मैंने इसको जल्दी ले लिया था। मतलब मैं 2-3 बजे तक भी नहीं रुका था। ओके मैंने 12:30 के आसपास जब मेरे को दिखा था ये, उस टाइम के आसपास ये गई, मैंने 513-14 पे मेरा ट्रेड हो गया था। तो आपका इसमें स्टॉप लॉस क्या आप सोच रहे हो? स्टॉप लॉस सिंपली यहाँ जाएगा 480 रुपीज़ पे। कितना परसेंट है ये? 6.7% के आसपास। ओके। और आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन? टारगेट एक्सपेक्टेशन देखिए, मेरा कुछ फिक्स टारगेट एक्सपेक्टेशन नहीं अच्छा, रहता। अभी इसमें 5 दिन में 25% आ गया। हाँ, अब वही है, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अलर्ट। क्या? ये हाँ अलर्ट दिखे, दिख ये रहा आज ही सेट करे। हाँ ओके। ये एग्जिट करूंगा इधर, वो कितना परसेंटेज है? ये हो जाएगा अपना 25। ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 सेशन में। नहीं पर ओके, तो आपके एंट्री से तो वो 25% नहीं हो रहा है। एंट्री से थोड़ी फर्क पड़ता है, मोमेंटम मेरा वेट थोड़ी करेगा। वो तो चल गया, आपने लेट करा, आपने जा करा, आपकी वो तो आपके ऊपर है। मैं ऐसे सोच रहा था आपके एंट्री से करोगे तो उल्टा हो जाएगा। वो तो फिर रैंडम हो गया। रैंडम थोड़ी, ये तो पास्ट एक्सपीरियंस है। आप चार्ट खोल के देखोगे, आपको ये चीज मिलेगी कि वहां पे फिर वो मतलब टॉप नहीं है कहीं ना कहीं। आपके एंट्री से कितना परसेंटेज हो गया इसमें? मेरी एंट्री से तो 6% ही है अभी। नहीं अभी नहीं, आपकी एंट्री से टारगेट कितना परसेंटेज हो गया? ये फिर 9-10% तक निकलता है, पर उस दिन अगर अभी अगले दिन 20% ही चल गया तो मैं उसको एडॉक नहीं बेचता हूँ, मैं ट्रेल करूंगा, इंटरडे पे ट्रेल करूंगा। फिर ओके। उस दिन ऐसा नहीं कि 4% पे हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर दूं, मेरे को क्या पता, हो सकता है वो 20% तक चले जाए उस दिन। तो आप उसको फिर आप हमेशा ट्रेलिंग पे अपना फोकस रखना है। हमको उस दिन भी बेचना है तो मैं ट्रेल करूंगा, ऐसा नहीं बस वो आ गया तो मैंने निकल गया, आउट हो गया उससे। तो आपको क्या लगता है कि एग्जिट के लिए मुझे ट्रेलिंग ही ज़्यादा बेटर है? हमेशा। और वो ट्रेलिंग मेथड आपका है जो अपना 10 EMA है वो? हाँ, ट्रेलिंग 10 EMA हो गया, बट स्ट्रेंथ में बेचोगे तो ही समय बचेगा। देखो फुल मार्केट में जैसे मैंने बोला, इंडेक्स को बीट लोग नहीं कर पाते, टू बी ट्रू। मैंने बहुत कम लोग देखे, इंडेक्स के बराबर सब कमा लेंगे, क्योंकि पर उसमें स्किल रिक्वायर्ड नहीं है ना। वो तो स्मॉल कैप ETF लोगे बन जाएगा इंडेक्स के बराबर। अगर आपको इंडेक्स को बीट करना है 2 गुना 2.5 गुना, तो सेल इनटू स्ट्रेंथ में मास्टरी लानी पड़ेगी। उसमें बहुत बार ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल टॉप ही बेच दिया, आपने बेचा उसके बाद हो सकता है अगले दिन भी चल गया हो, वो टॉप नहीं है। सेल इनटू स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि स्टॉक के टॉप पे बेच रहे हो, वो तो होगा ही नहीं इसमें, वो तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, टॉप तो होगा ही नहीं। बट वो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करेगा, आपका समय बचाएगा। ओके। वो समय बचता है तो अब जैसे मैं आपको एक यूको बैंक पुराना बताता हूँ कि समय कैसे बचता है। इसमें तो फिर भी 3-4 दिन बाद ही आ गया, और जब ऐसे एक्सटेंडेड मूव्स आते हैं तो ये फिर जाते भी ऐसा है। अभी वीकनेस में 21% जाता ना, मैं उसको ट्रेल करूंगा। तो ट्रेलिंग के 2-3, एक तो 25% हो गए। आप कैंडल की साइज के हिसाब से भी ट्रेल कर सकते हो, 2-3 तरीके से करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बस अपन उस पर बैठे ही कि यार 25% होना ही चाहिए। कैंडल मेरे को दिख गई बहुत बड़ी है तो मैं उससे कुछ परसेंटेज लेके कर लूँगा, उसका लो ले लूँगा। से 3 एक तरीके मैंने बना के रखे जहाँ पे मैं उसको स्ट्रेंथ में निकलने की पूरी कोशिश करूँगा, प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ आ रही हो। अगर आई नहीं तो फिर मैं नहीं कर सकता ना। चलो मैं एक आपको बताता हूँ कि अगर किसी बिगिनर को स्टार्ट करना है तो या तो वो अपना फर्स्ट एग्जिट 1:2 पे करे। मतलब समझो अगर उसने 100% पैसा डाला है तो फर्स्ट एग्जिट 1:2 रेशियो पे कर दे और बाकी को ट्रेल करे 50% को। तो ये क्या लगता है एज अ बिगिनर के लिए ये सही है? देखिए बिगिनर के लिए ये सही है, बट इससे आपका माइंडसेट वैसा नहीं होना चाहिए। देखो वो जो है ना फिक्स रिस्क रिवॉर्ड, वो भी मैं करता हूँ। हाँ नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई ये मेथड देखने के बाद प्रैक्टिस करना चाहता है तो शुरुआत में ये उसको अडॉप्ट करके चल सकता है। उसके बाद जैसे आपने बोला कि उसके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वो अपने एग्जिट करेगा। देखिए पर्सनल लर्निंग तो करते करते आती है। जो मैं बता रहा हूँ ये सब पर्सनल लर्निंग, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है।
क्योंकि मुझे पता है कोई बुक में नहीं है। मैंने भी सब वही बुक पढ़ी है जो शायद आपने पढ़ी है, जो आप लोग देख रहे हैं आपने ही पढ़ी है, उसमें नहीं है कहीं। मैंने तो बुक ही मार्केट की बुक नहीं पढ़ी है मैंने साइकोलॉजिकली और ये सारी नहीं, बुक्स मैंने तो बहुत पढ़ी है, बट कहीं भी आपको सेलिंग टू स्ट्रेंथ पे मतलब मोस्टली लोग आपको रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही कुछ बताते हैं। वो ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, बट फिर धीरे धीरे आपको हमेशा ट्रेलिंग पे फोकस रखना है कि आप कैसे समय भी बचा पाए। देखो समय बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें। हमेशा बोलते हैं कि वेट करो, पॉजिटिव होगा, तो मुझे ही पता है कि मैं वेट करूंगा, कभी ना कभी हो ही जाएगा। बट बुल मार्केट ऐसा नहीं है कि 10 साल कंटिन्यूस चलेगा। 1 साल 1.5 साल चला, फिर 1.5 साल बियर आ जाएगा, फिर 1 साल चला, फिर 6 महीने बियर आ जाएगा, वो तो ऐसे ही चलेगा। अभी आपको कंपाउंडिंग मैक्सिमाइज करनी है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि बस बैठे हो लेकर 3 महीने तक उसमें 5% आया, क्योंकि उस टाइम साइमल्टेनियसली आपके दूसरे मूव्स मिस हो जाएंगे। और बुल मार्केट एक एवरेज ड्यूरेशन है 12-15 महीने है। पिछले 4 बार के आप अगर जाके चार्ट पे देखेंगे बुल मार्केट कितना रहा है। अब मुझे तो उस टाइम पे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा मेजोरिटी पैसा बुल में ही बनेगा, बियर में नहीं बनेगा, मैं मान के चलता हूँ। तो मैं अगर उधर मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा CAGR फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं आएगा, वो फिर मैं कहीं वही इंडेक्स के बराबर आके रुक जाऊंगा। ओके, अभी 2 क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें आपका पोजीशन साइजिंग आप कैसे करते हो? देखिए, पोजीशन साइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म मूव्स कैप्चर कर रहे हो, हाँ आप पोजीशन है 2% पे मैं 30% का क्या करूँगा, कुछ भी काम का नहीं है, वो मीनिंगलेस है। इसमें मेरा जो स्पेस है जहाँ मैं कंफर्टेबली अभी करता हूँ वो 8 to 15% करता हूँ। मतलब आप अपने कैपिटल का 8% से 15% एक स्टॉक में लगाते एक हो, स्टॉक में डिपेंड अपॉन द सेटअप। हाँ, डिपेंड अपॉन द सेटअप, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशंस, डिपेंड अपॉन कि वो सेक्टोरल थीम को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे जुबिलेंट मैंने 15% लिया आज। अभी ये सेक्टोरल मेरे को अगर समझ नहीं आता कि अरे सेक्टोरल नहीं है, तो मैं 8-10% पे रुक जाता। फिर समझ गया। मैं एग्रेसिव नहीं लेता उसमें। और फिर मार्केट के ऊपर भी रहता है कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम कैसा चल रहा है, कहाँ है, और फिर सब रिस्क मेजर्स है उसको कवर अप करने के लिए। कभी कुछ गलत होता है, नहीं चलता, जो कि होता है, मतलब पार्ट एंड पार्सल है। सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड को एंटर करते हो तो आपका मैक्सिमम होल्डिंग टाइम क्या रहता है एज पर योर एक्सपीरियंस? 15 सेशंस, 18 सेशंस, मतलब 20 अपर लिमिट मान लो। ओके। और बस उसमें अगर कोई स्टॉक फास्ट रिएक्ट करता है तो आप जल्दी 3-3 दिन में होते हैं। 3-3 दिन में भी मैंने एग्जिट करे, 2-2 दिन में भी करे। सही है। तो बहुत मज़ा आया देवांग भाई आपके साथ, और आई विश कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप 5 साल से ये मेथड को सर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको 1 घंटे के वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में हम बता नहीं सकते। बट मैंने और देवांग जी ने दोनों ने बहुत कोशिश की, मैंने इनको बहुत सवाल करके कोशिश की इनसे जवाब निकालने की, और इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों के साथ ये मेथड शेयर करने की। शायद आपको एक बार में ये समझ में ना आई हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप फिर से देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई वीडियो हम 2-3 बार देखते हैं तो हम लोगों को वो चीज़ समझ में आती है जो पहली बार नहीं आती है, और ये तब देखना जब आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। एक बार में, अब मेरी 5 साल की लर्निंग को एक बार में, अब कोई नया पर्सन है, हाँ। एक्चुअली किसी की भी, मेरी नहीं, किसी की पर भी हमारे पास कुछ उतना learning टाइम नहीं भी नहीं है ना, हाँ, कि हम आपका बैठ के पूरा एक सीरीज बना के हम दिखा दे। हमने सिर्फ मेरा ये वीडियो में यही कोशिश था कि मैं आपका ट्रेडिंग स्टाइल लोगों के सामने ला सकूं। अभी आपका ये एक मेथड है, और दूसरा आपने मुझे बोला कि सर मैं ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को फॉलो करता हूँ। सिर्फ 2 ही मेथड से आप पैसा कमा रहे हो, करेक्ट, मार्केट में ट्रेड कर रहे हो बेसिकली। तो इतना इजी नहीं होता है आपके सामने 1 घंटे में प्रेजेंट करना भी, बट सही है। मज़ा आया आपके साथ, और आई विश आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अब देवांग भाई, एक क्वेश्चन मैं अपने हर गेस्ट से एक बार पूछता हूँ लास्ट में, और उसका आंसर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो क्योंकि आपने वो चीज़ की है। तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या वो बन सकता है, और अगर बनना है तो बन सकता है तो उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, मेरा आंसर हमेशा इसमें सेम ही रहता है, बन सकते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, पहले तो आपका पैशन होना चाहिए। देखो, सिर्फ इच्छा है पैसे कमाना है तो नहीं होगा। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन पीरियड में छोड़ विजय दोगे। भाई है और देवांग है तो बहुत ये ग्लैमरस फील्ड है, तो हम भी बन जाते हैं। बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है जो आप वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल वैसी ग्लैमरस वो तो बहुत गलत है। वो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा कि बैठ के बीच पे ट्रेड ले रहे। आई डोंट नो लोग कैसे लेते हैं, मैं तो बीच में चले जाता हूँ, मैं आके ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ बीच पे। मेरे को तो रूम चाहिए रहता है, साइलेंस चाहिए रहता है, तो ही मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ, नहीं तो फिर मैं बंद करता हूँ, मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता हूँ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सबसे पहले आपका पैशन होना चाहिए। दूसरा,
आप में इतना डिटर्मिनेशन है कि आप अप डाउन के थ्रू जाओगे, क्योंकि वो तो आएंगे। आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, आपको ऐसा भी लगेगा यार छोड़ दूं, क्या रखा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, 6 कोर्स कर लिए, 7 कोर्स कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको कोई भी एक मेथड पे थर्ड आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे आते हैं यार, मार्केट बेकार चल रहा है, अभी ऑप्शन सेलिंग कर देता हूँ, मार्केट ऐसा चल रहा है, अभी बाइंग कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा एंड में। आप एक दिमाग में 4 माइंडसेट नहीं सक्सेसफुली कर पाओगे। जो लोग ये करते हैं फिर उनकी टीम वैसी होती है, उसके साथ उसका जो भी है कलीग, वो फिर वो चीज मास्टर कर रहा है। तो या तो आप उस तरीके से करो, एक सर्कल ऐसा बना लो कि भाई तू ऑप्शन देख रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आपको खुद से करना है तो 4 दिमाग मत लेके करो, एक पे फोकस करो, आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से फुलफिल होंगे और बहुत बहुत इमेंस पैसा है जो इसमें बनता है। फोर्थ, आपको सेट आउट पावर डेवलप करनी पड़ती है। एक इशू जो आता है ना कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, एक सीजनल बिजनेस है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि रोज ही ट्रेडिंग होती रहेगी, कुछ मिलता रहेगा। मतलब जनवरी 2023, जनवरी में मार्च एंड तक ये 3 महीने मैंने कुछ नहीं करा था, क्योंकि कुछ मेरे पास था ही नहीं करने को। मैं करूँ क्या? आपके सेटअप पे ट्रेड ही नहीं आ रहा सब डाउन ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे, और ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आएगा स्कैनर पे, और आएगा भी तो मुझे पता है डाउन ट्रेंड है। मैं इंडेक्स मार्केट डायरेक्शन भी थोड़े बहुत लेके चलता हूँ, डे टू डे नहीं, मेरा ओवरऑल क्या यार अभी ठीक है, नीचे है, अभी ऊपर है, एक आइडिया दिमाग में रहता है। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं रहता, तो कुछ भी नहीं रहता, मतलब आपको बैठना पड़ता है फिर 3 महीने, और लिटरली वो 3 महीने ऐसे हो जाते हैं कि आप बिल्कुल फोकट हो जाते हो कि यार अभी क्या करूं, कितना टाइम पास करूं। आपको ये लगता है कभी कभी कि यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ लाइफ में? वो ऐसे टाइम पे लगता है ये मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि ये सेम फीलिंग मेरे को कभी कभी आती है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है यार कुछ और कर लेते, अभी क्या करे बैठकर। बट फिर जब मेरे को ऐसी फीलिंग आई तो मैंने, उसके पहले भी मुझे आई है, तो मैंने बहुत सारे ट्रेडर लोगों से बात करी है, और जो अच्छे ट्रेडर्स है उनका आंसर ये है भाई हम भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं रहता है करने को। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आपको आइसक्रीम बिजनेस का एग्जांपल दिया ना, अभी विंटर आई तो ऐसा थोड़ी वो दुकान बंद कर देगा, बोलेगा अभी जलेबी भी बेच देता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब साइडवेज जा रहा है, चलो मैं ऑप्शन सेलिंग कर लेता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि आइसक्रीम की दुकान पे आप जलेबी पकोड़े बेचने लग गए, ठंड आई तो। वैसा नहीं होता है, आपने कभी देखा बास्किन रॉबिन्स में होता हुआ? नहीं देखा। वो बैठता है दुकान लेकर, विंटर में बैठता है, कॉस्ट कटिंग करेगा, इन्वेंट्री कम करेगा, लोग कम करेगा, आप ट्रेडिंग कम करो, एक ही बात है दोनों। बहुत सही बात है, सही। तो आप सेट आउट पावर जिसने डेवलप कर ली बेकार टाइम में, क्योंकि अच्छे टाइम में तो बहुत पैसा बनता है, वो आपका सब बेकार टाइम सब कवर अप कर लेगा, आपका सीजीआर बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रोवाइडेड हो आप बैठ पाओ, वो बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो बिल्कुल हार्डकोर फोकस उसके लिए चाहिए। और चौथा, फुल टाइम ट्रेडिंग के आपको कैपिटल तो चाहिए, बिना कैपिटल के तो होगा नहीं। अब बहुत लोग बोलते हैं मेरा कैपिटल स्मॉल है, मैं कैसे करूं, मेरे पास 2 लाख है, मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। तो ऐसा मत करो, पहले पैसे अर्न करो कहीं और से, फिर आप आओ। अब 2 लाख से प्रैक्टिस करना चालू करो, तब तक प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो जो भी आप वर्क कर रहे हो। मतलब आप अपना बैकअप बना लो। बैकअप डेफिनेटली, मतलब मैंने 5-7 लाख में चालू करा क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सपेंस नहीं था। अब आपकी फैमिली है, आपकी मैरिज है, आपके बच्चे, आप बोल रहे हो मेरे पास 3 लाख रुपए है, मैं इससे घर चला लूंगा, क्या तो कैसी बात कर रहे हो? मतलब हाँ, मतलब वो थोड़ा जो ऐसा सोच रहा है उसको खुद को एक बार रिकॉर्ड करके देखना चाहिए क्या बोल रहा है। एज का फर्क पड़ता है, तो वो सब आपके जितनी चीजें फेवर में हो, आपकी जर्नी एटलीस्ट माइंड उतना फ्री रहेगा। नहीं तो हर महीने के मेरे को 40,000 निकालने, 50,000, ये जब माइंडसेट आ गया तो इशू होता है। इशू कब आता है? जब आप पर वीक माइंडसेट में चले गए, पर मंथ माइंडसेट में चले गए। और ये बेसिक प्रॉब्लम मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में देखी है, जो होती है लोगों के पास। होता क्या सर, 2% पर वीक कमाना है सर, 3% पर मंथ निकल जाएगा। हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, नो डाउट, विजन इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जो मेरा है 10 साल में 40% के घर निकलना, उसके लिए 3 महीने बैठना पड़े बैठूंगा, 6 महीने बैठना पड़े बैठूंगा। पर वो जब तक आपका विजन ही लॉन्ग टर्म नहीं है, आप इधर ही अटके हो, पर वीक 2%, 3%, 1% या पर मंथ 2%, वट एवर फिगर दैट इज, तो आप अटक जाओगे, फिर प्रेशराइज होते हो, फिर बोलोगे यार इससे अच्छा मैं वो कर लेता, इससे अच्छा मैं वो कर लेता, भटक जाओगे। सही है। थैंक यू देवांग भाई। और अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं देवांग जी के सोशल मीडिया के जो भी हैंडल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। एंड आई विल रिक्वेस्ट देवांग जी, जब भी आपका ये वीडियो आए तो आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आपका आंसर दे देना अगर उनके कोई भी डाउट्स आए। श्योर श्योर, बिल्कुल। तो मज़ा आया देवांग भाई, थैंक यू वेरी मच। आई विश कि मैंने आपको भी मतलब आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ वीडियो बना के। तो चलो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है या आप बनना चाहते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए जो देवांग जी ने बताया।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू देवांग भाई। थैंक यू।